इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे प्रोसेस कैसे होती है, कौन सी प्रोसेस होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इन दोनों का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा बेसिक पार्ट सीखेंगे क्योंकि इसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। बेसिक को समझे बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन कोर्स को आप कभी समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेल होगा, ठीक है, हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो सेल क्या था कि सेल इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होगा उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? होल जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पूरे की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। ठीक है, इसके बारे में आप 12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन लेक्चर के लास्ट में आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस दोनों का थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगा कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा। हम पहले बात करते हैं इसकी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा क्या। तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक होती है रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन होती है। और दूसरी होती है वो है ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन होती है और दूसरी ऑक्सीडेशन होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, तो ये दोनों जो प्रोसेस है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, ये दोनों प्रोसेस जो होगी वो साइमल्टेनियसली होगी, यानी कि दोनों प्रोसेस एक साथ होगी। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हमको एक और तरीके से समझना है यहाँ पे। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होगा। तो हम पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम जो हायर सेकेंडरी में पढ़ चुके हैं उस एग्जांपल को लेके हम समझते हैं। ठीक है, कि देखिए कि मेरे पास एक सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्या है आपको पता है कि सोडियम जो है वो होती है वो है मेटल। सोडियम जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। हमारे पास एक Cl है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, Na है और Cl है। ठीक है, आप शांति से समझिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में होगा क्या। सोडियम की हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रचना लिखनी है। तो क्या होगा? सोडियम का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री है। ठीक है, क्लोरीन का हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये दोनों चीज हमारे पास है। अब हमको पता है कि अगर कोई भी मेटल होगी या कोई भी नॉन मेटल होगी, उसका एक नेचर होगा कि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने का मतलब क्या होगा कि ये जो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या करेगा? वो नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश करेगा। मतलब उसको उसके जो नजदीक का जो नोबल गैस है उसको इसके जैसा बनना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको आर्गोन जैसा बनना है, Ar जैसा बनना है, ठीक है, क्लोरीन के बाद में क्या आता है? आर्गोन आता है जो नोबल गैस है। इसको आर्गोन जैसा बनना है तो इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम को किसके जैसा बनना है? इसको बनना है सोडियम को किसके जैसा बनना है? नियोन के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? नियोन। तो इसको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देंगे। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास? NaCl बना। क्या बना हमारे पास? NaCl बना। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सोडियम ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज नथिंग बट दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर कोई मेटल होगा या कोई भी एलिमेंट होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए। प्रॉब्लम हमारे पास ये नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जो प्रोसेस हुई है वो ऑटोमेटिक हुई है, ठीक है, अपने आप हुई है। हम इसको थर्मोडायनेमिक्स, हम इसको अगर थर्मोडायनेमिक्स के रूप में हमको इसको लिखना हो, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ये प्रोसेस जो हुई वो कैसे हुई है? स्पॉन्टेनियस हुई है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमको फ्री एनर्जी भी पता है, ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज से हमको पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब अगर आप इसको भी छोड़िए, आप ये लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं कि देखिए हमारे पास एक ऐसा रास्ता है, ठीक है। हमको एक पहाड़ को चढ़ना है और आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक ऐसा रास्ता है और आपको आपकी बाइक है, ठीक है। आपको आपकी बाइक को यहां से, यानी कि इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक ले जाना है। क्या करना है आपको? आपकी बाइक है, ठीक है, या साइकिल, आपके पास जो भी, या एक गोल को कंसीडर कर लीजिए। आपके पास एक गोल है, ठीक है, उसको आप इस रास्ते से यहां तक ले जाना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी से ले जाना, बी तक ले जाना है, ठीक है। ये बी के आने के बाद आपको पॉइंट बी को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ले जाना है इस गोल को, ठीक है। इस गोल को आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ले जाना है। तो आप देखिए, आपकी कॉमन सेंस क्या बोलती है कि अगर मुझे इस गोल को यहां से यहां तक ले जाना है तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रास्ता ऐसा है, ठीक है। रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी आपको इस पॉइंट पे देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक आएगा, ठीक है, आप यहां तक पहुंच गए, आपका गोल जो है वो बी पॉइंट तक पहुंच गया। फिर बी पॉइंट से आपको सी पॉइंट तक जाना है, बी पॉइंट से आपको सी पॉइंट तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको यहां से यहां तक जाने के लिए कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है आपकी, जब आप गोल को ए से बी तक ले जाते हैं तो वो प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस? क्योंकि अपने आप हो ही नहीं सकती। इसके लिए आपको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। यहां से यहां तक जाने के लिए ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप इसे गोल को ऐसे छोड़ दोगे तो वो अपने आप सी पॉइंट तक आ जाएगी। मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी? अपने आप होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस, किसके अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हम यहां पे लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। ए पॉइंट के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होगी। बी पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी चीज को आप देखिए, आप किसी भी चीज को स्टेबल ज्यादा पसंद है, ठीक है, स्टेबल रहना ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसको भी क्या होगा? स्टेबल होगा। अब इस केस में क्या होगा? क्या कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, अगर उसको स्टेबल रहना है तो उसको लोअर एनर्जी प्रेफर करनी पड़ेगी। अगर किसी चीज को आपको स्टेबल रहना है तो आपकी जो एनर्जी वो कैसी होनी चाहिए? लोअर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। बी पॉइंट पे आने तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बी से सी तक आना है, बी से सी तक आने प्रोसेस जो है, बी से सी तक हमको आना है, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? यहाँ तक आएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी से सी तक मैंने जब बॉल को लाया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई भी एनर्जी उसका क्या हुआ है? लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। ये एनर्जी गई कहां?
एनर्जी लॉस हुई, ये एनर्जी जो लॉस हुई है, एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो एनर्जी गया कहाँ, तो वो एनर्जी जो लॉस होगा वो या तो हीट के फॉर्म में आएगा, या तो लाइट के फॉर्म में आएगा, या तो किसी अदर फॉर्म में वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको 10th स्टैंडर्ड का हम लोग एग्जांपल बताते हैं, हम 10th स्टैंडर्ड का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, अब या फिर आपको 8 9th में आपको ऐसा कोई रिएक्शन आता है, ठीक है, कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने फिल कर दिया है CuSO4 का सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है, CuSO4 मैंने भर दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन ऐड किया है। अब होगा क्या कि इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मैंने जिंक का रोड ऐड कर दिया। क्या किया मैंने, इसके अंदर क्या किया मैंने, ये क्या है, Zn रोड या जिंक की कोई पट्टी होगी, ठीक है, उसको मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब होगा क्या कि इनिशियली शुरुआत में क्या होगा, आप सबको पता है कि कॉपर सल्फेट जो है उसका जो कलर होता है, क्या होगा, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा होगा, ब्लू होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। अब आपने क्या किया, जिंक रोड को इसके अंदर डिप किया, जिंक रोड को इसके अंदर डिप करने पर क्या होगा, तो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन और जिंक सॉलिड, इसको आप क्या बोल सकते हैं, जिंक सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो होगा क्या कि जैसे ही आपने जिंक की पट्टी को अंदर डाला तो थोड़ी देर में ये कलर जो होगा, ब्लू कलर होगा, वो फेड होने लगेगा, यानी कि गायब होने लगेगा। ब्लू कलर का क्या हो रहा होगा, वो लाइट ब्लू हो जाएगा। और आप इसको ज्यादा टाइम रखेंगे तो ये जो पूरे का पूरा सॉल्यूशन, पूरे का पूरा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये जो शुरुआत में ये जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, जैसे ही मैंने जिंक का रोड जो है उसके अंदर डिप किया तो क्या हुआ, ये ब्लू सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा होने लगा, कलरलेस होने लगा। ठीक है, तो थियरी ये बताती है, ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि इसमें होगा क्या, तो पहले मेरे पास क्या था, CuSO4 था वो एक्वियस फॉर्म में था। ठीक है, एक्वियस फॉर्म में होगा मतलब क्या होगा कि ये जो Cu है वो +2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, Cu होगा वो +2 होगा और SO4 होगा वो -2 होगा। Cu होगा वो +2 होगा, SO4 होगा वो -2 होगा। जैसे ही हमने जिंक का रोड इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, मतलब जिंक सॉलिड को हमने डाला, दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो जिंक है वो इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको कॉपर को, और खुद क्या बन जाएगा, Zn+2 बन जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, वो Zn+2 बन जाएगा, और Zn+2 बन के क्या बना देगा, ZnSO4। ये SO4 जो है वो मेरा है, वो तेरा नहीं है। ठीक है, कॉपर को ऐसा बोलेगा कि ये जो SO4 है वो मेरा है, तू यहां से निकल, और वो क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या, इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसको डिप किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा, और कॉपर क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां पे चला जाएगा, तो यहां पे आप देखोगे तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया होगा कि ये जो कॉपर सॉलिड है वो जिंक का जो रोड होगा उसकी जो सरफेस होगी वहां पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जिंक का रोड होगा, जैसे ये रिएक्शन शुरू होगा वैसे जैसे जैसे कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे जिंक की रोड के जो सरफेस है वहां पे ऑरेंज कलर की या रेडिश ब्राउन कलर के कलर का जो कॉपर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कैसे पता चला कि ये ZnSO4 ही बना है। ठीक है, ये ZnSO4 ही बना है, ये होगा एक्वियस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसकी आपके पास एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टेस्ट होती है। ठीक है, कि आप अगर इसके अंदर NH3
बेसिक बनाने के बाद आप इसमें H2S गैस अगर आप इसमें डालोगे तो क्या होगा कि ये जो जिंक के ZnS के PPTs आपको मिलेंगे, ठीक है, व्हाइट कलर के PPTs आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बना है, जिंक बना है, ठीक है, CuSO4 का कन्वर्जन किसमें हुआ है, ZnSO4 में। अब हम इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है, कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें तो क्या होगा कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट होगा शुरुआत में जो वो रिएक्टेंट होगा उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, दोनों की एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा फिर B से C तक हम पहुंचे तो क्या हुआ, एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो एनर्जी का लॉस हुआ है तो वो एनर्जी कहीं गई कहां, एनर्जी का अगर लॉस होगा तो एनर्जी गई कहां। आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी होगी वो हाई होगी, आप ऐसा सोचिए, ठीक है, कि रिएक्टेंट ये जो रिएक्टेंट के फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, एनर्जी इसकी हाई होगी। जैसे ही इसका प्रोडक्ट बना तो एनर्जी यहाँ पे कैसे होगी, लो होगी, क्योंकि ये स्टेबल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा होगा, ZnSO4 और CuS कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी हाई होगी, यहाँ पे एनर्जी लो होगी, तो एनर्जी का लॉस हुआ है। तो एनर्जी का लॉस ये जो एनर्जी का लॉस है वो इन टर्म्स ऑफ किसमें आएगा, यहाँ पे हीट में। जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है। ये एनर्जी का लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। यानी कि ये जो पूरे का पूरा जो रिएक्शन होगा तब ये हीट के फॉर्म में जो लूज एनर्जी उसको रिलीज करेगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये जो एनर्जी है उसको ही हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके, ठीक है। ये एनर्जी जो लूज हो रही है उसको ही हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि अगर मैं जिंक की जगह कॉपर का रोड ले लूं और जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का होगा तो ये रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस रिएक्शन को, ये प्रोसेस कैसे होगी, अपने आप होगी, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इस टाइप के प्रोसेस को कैसे बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने आप होगी। लेकिन मैं अगर इसका रिवर्स करूं कि अगर मैं ये जो जिंक का रोड लिया है उसकी जगह मैंने कॉपर का रोड ले लिया और सॉल्यूशन CuSO4 की जगह मैंने ZnSO4 का ले लिया, तो क्या होगा, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगी। इसके लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है। तो ये प्रोसेस अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसा बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉपर का रोड अगर आप कंसीडर करते हो और यहाँ पे आप किसी सिल्वर आयन का सॉल्यूशन लोगे, जैसे कि AgCl या AgSO4 है, जनरली AgCl ही लेते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का ही सॉल्यूशन लेंगे। अगर आप ये तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, ठीक है, वो कैसी है कि पहले जिंक प्रीफर करेगा, वो डोनेट करेगा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, ठीक है। तो हमको पता क्या चला कि हमको ये जो रिएक्शन होगा ऐसा ही रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन थोड़े अलग तरीके से होगा, ठीक है। ऐसा ही रिएक्शन होगा, इसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी का लूज हो रहा है, उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या हम इसको और फॉर्म में इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो हम किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं, जनरली हमको ये पता है कि मेटल जो होगा वो मेटल की टेंडेंसी होगी वो कुछ ऐसी कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है, कि मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हर केस में ये जरूरी नहीं, ठीक है, कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन हर केस में ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करते हैं कंडीशन कौन से है, सर्कमस्टेंसेस कौन से है, ठीक है, प्रोसेस कौन से है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रेडॉक्स की, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस दोनों में फर्क क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क क्या है। तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन होगा किसी रिएक्शन में, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का अगर एडिशन होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है।
इसका रिवर्स होगा, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, लूज होगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन जो वो कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता हूं तो इसको मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में लिखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ, ठीक है, आप लॉस ऑफ भी लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर रिमूव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जो थर्ड चीज है हमारे पास, तीसरी चीज है, वो है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और रिमूवल होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, वो हम देखेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन हम किसको बोलेंगे, तो इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब आप देखिए हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम यहां में कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होगा वो रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऐड होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। नंबर 5, अब आप देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के टर्म में हमने बात कर ली, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसा होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। किसके केस में, ऑक्सीडेशन के केस में। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और जो लास्ट में जो हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका ही काम है, ठीक है, जो लास्ट जो है उसका ही काम है, हम उसके टर्म में ही देखेंगे। और जनरली जितने भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो इसके टर्म में देखे जाते हैं, ठीक है। कि रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का किसी रिएक्शन में लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको आपको अगर ई शॉर्ट याद रखना है तो आप इसको पॉइंट से याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन जो होगा वो होगा कि रिडक्शन इज
रिडक्शन जो होगा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इसको हम किससे याद रख सकते हैं, RIG से, ठीक है, ऑयल और रिच कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये आपने 12th साइंस में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अब ज्यादा यूज में नहीं होता। क्यों यूज में नहीं होता, क्योंकि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं कि सपोज कि मेरे पास मेन टर्म्स ऑफ इससे बात कर रहा हूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन का लॉस करता हूं तो कुछ मेरे का जैसा बनेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ H2 मैंने किया तो क्या हुआ मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथेन में से क्या बना है, इथीन बना है, ठीक है। अगर मुझे इसको ऑक्सीडेशन बताना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मुझे बताना है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो इथेन है वो हाइड्रोजन के लॉस के द्वारा इथीन में रिड्यूस हुआ। समझ में आया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा कि अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट लेता हूं, अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं बताता हूं, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसका द्वारा मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है और किसके द्वारा मेरा रिडक्शन हुआ है। यहां पे मैं कैसे बोल सकता हूं कि इथेन जो है वो हाइड्रोजन के लॉस के द्वारा इथीन में रिड्यूस हुआ, ठीक है। मतलब सॉरी, इथेन जो है वो हाइड्रोजन के लॉस के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है, और किसमें हुआ है, वो इथेन में ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो आपको ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या बोलना पड़ेगा, रिडक्शन बोलना पड़ेगा। कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे +H2 कर देता हूं, अगर मैं इसको इसका मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे कंडीशन बतानी पड़ेगी। ऐसी चीज यहां पे भी होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब आपको रिएक्शन ही देखना है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वो देखना है, और ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन वो आपको बताना है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानिए, ठीक है। ये आपको चाहिए, ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है, कि अगर आपको इसके टर्म में अगर आपको पूछा गया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।